हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक हैं और अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से लेके चल रहे हैं। आज का जो डिस्कशन होगा 6 जून का इंपॉर्टेंट होगा, स्पेशली आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक डे से शुरुआत करेंगे जिसका नाम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। एवरी ईयर 5 जून को हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि यहाँ पे अपनी अर्थ, अपने इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कैसे कर सके इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। और ये बिगेस्ट इंटरनेशनल डे है अगर इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 5 जून आप लोगों ने याद रखना है। और इसी के साथ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये एक नोडल एजेंसी है जो इस डे को ऑर्गेनाइज करती है और इस इवेंट को सपोर्ट करने का काम करती है। इस साल जो डे सेलिब्रेट किया गया 50th, यानी कि 50 ये डे, यानी कि इसकी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, तो ये याद रखना है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। क्लियर? तो इस साल जो कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया इस डे को, वो थी स्वीडन। तो स्वीडन कंट्री के द्वारा ये जो है होस्ट किया गया। इस साल की थीम है ओनली वन अर्थ। तो थीम आप लोगों ने याद करनी है, डे भी याद रखना है कौन से डे में सेलिब्रेट किया जाता है और इस डे को होस्ट करने वाली कंट्री कौन सी है, तो वो है स्वीडन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। स्वीडन की हम लोग बात करें तो ये है हमारी कंट्री। तो हमारी कंट्री के संदर्भ में देखें तो यहाँ भी आपको स्वीडन कंट्री देखने को मिलती है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हम एक डे की बात करेंगे, इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। जो इलीगल फिशिंग होती है, एक्स्ट्रा फिशिंग देखने को मिलती है, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन होता है इन सब चीज़ों का। और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, यानी कि हर साल जो ऑर्गेनाइज होता है, ये डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 5 जून को, जब हम इन्वायरमेंट डे भी सेलिब्रेट करते हैं। डे जो है ये मतलब बताता है कि जो थ्रेट होता है आज के टाइम में, स्पेशली फिशिंग एक्टिविटीज़ को लेके, तो कैसे हम उसका सस्टेनेबल यूज़ करना है। ये ना हो कि इतनी हम लोग इलीगल जो है फिशिंग कर लें कि आने वाले समय में जो है, जो डिपेंड रहते हैं, स्पेशली जो कोस्टल एरियाज़ हैं हमारी कंट्री के, वो उनकी जो रोज़ी रोटी चलती है इन सब चीज़ों को लेके, वो चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सस्टेनेबल यूज़ करना है, ताकि आने वाली जनरेशन भी उसका यूज़ कर सके। फिशरीज जो रिसोर्सेज हैं, और इसी के साथ जो ऑन गोइंग एफर्ट्स रहते हैं, स्पेशली इसको कैसे हम लोगों ने फ़ाइट करना है, इस एक्टिविटीज़ को लेके, इसके अगेंस्ट जो है हम लोगों ने आवाज़ उठानी है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, जो यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज़ की बात करती है, जो रिस्पॉन्सिबल है, स्पेशली फिशिंग एक्टिविटीज़ जो हुई है, उसके कारण 11 से लेके 26 मिलियन टन फिश जो है उसका ईच ईयर लॉस होता है। और एस्टिमेट लगाया गया है कि इकोनॉमिक वैल्यू जो है उसका भी लॉस हुआ 10 to 23 बिलियन यूएसडी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये ट्रॉलिंग है, ट्रॉलिंग एक्टिविटीज़ रहती है, इसकी वजह से इतनी ओवर फिशिंग की जाती है, जिसकी वजह से जो मैरीन में, यानी कि जो एक्वाटिक स्पीसीज होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा हार्म होते हैं, और भी जो एनिमल्स रहते हैं उनकी भी संख्या कम होती नज़र आती है। तो ट्रॉलिंग जो है श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा ये बैन की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिड वाटर ट्रॉल, इससे फिशिंग जो है रहती है उनको, यानी कि फिशेस को कैच तो किया ही जाता है, और भी बहुत सारी जो मैरीन स्पीसीज रहती है, वो भी, उनका भी लॉस होता दिखता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, और इसको 16 अक्टूबर 1945 में इसको फाउंड किया गया। और इस दिन हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं, वो डे है वर्ल्ड फूड डे। तो हेड क्वार्टर जो है रोम इटली में है। फाउंड इसको 16 अक्टूबर 1945 में किया गया। आपको पता ही है कि टाइम ड्यूरेशन कौन सा है, ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन था, जब 1939 से लेके 1939 से लेके 45 तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन रहा। तभी ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया, यानी कि फाउंड किया गया। कहाँ पे? क्यूबिक सिटी जो है कनाडा में। तो एब्रीविएशन FAO है, तो याद रखिएगा। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, यानी कि नेक्स्ट डे की ओर। रशियन लैंग्वेज डे। रशियन लैंग्वेज डे जो है एवरी ईयर 6 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि आज के दिन, क्योंकि रशियन लैंग्वेज जो है ये वन ऑफ द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है यूनाइटेड नेशन की, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन जो यूज़ की जाती है। डे जो है ये स्टैब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम यूनेस्को बोलते हैं, 2010 में।
जून 6 जो है ये बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है रशिया के ग्रेट रशियन पोएट थे जिनका नाम था एएस पुस्किन। तो ये नाम याद रखिएगा। तो इनके ही बर्थ एनिवर्सरी पे ये रशियन लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। तो वन ऑफ द गोल ऑफ दिस प्रोग्राम जो है मेंटेन करके रखना हम लोगों ने इक्वालिटी जो है स्पेशली 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की जो यूएन में यूज़ की जाती है। वो 6 लैंग्वेजेस कौन सी हैं? वो है इंग्लिश, अरेबिक, स्पेनिश, चाइनीज़, रशियन एंड फ्रेंच। तो ये आप लोगों को याद रखनी है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछी गई है। क्लियर। अब हम बात करते हैं रशिया के बारे में। तो रशिया जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी कंट्री है। तो यहाँ पे रशिया है। तो मैप बेस्ड प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स कल ही हुआ। तो वहाँ पे मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया। वो क्वेश्चन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। रशिया जो है, रशिया यहाँ पे कंट्री है। तो रशिया की जो कैपिटल है वो है मॉस्को है। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज के बॉर्डर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको जो कंट्रीज टच कर रही हैं, कंट्रीज के बॉर्डर, एक तो है कजाकिस्तान है, यहाँ पे मंगोलिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनलैंड है, उसके अलावा यूक्रेन है। क्लियर। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइना, चाइना का बॉर्डर भी जो है रशिया को टच करता है। यहाँ पे सी ऑफ ओक्सटॉक है, यहाँ पे सी ऑफ जापान है, आर्टिक ओशन है, बैरेंट सी है। तो ये याद रखिएगा लोकेशंस कौन कौन सी हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। अभी यूपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ कल ही हुआ, तो उसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया जो काफ़ी बार मैंने डिस्कस भी किया, जो था अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा, किसकी वजह से रहा आपको पता ही है, तालिबान की वजह से। तो यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ साथ कौन से जो कंट्रीज़ के बॉर्डर है टच करते हैं वो पूछ लिया गया। तो पहला यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया कि अजरबैजान, दूसरा किर्गिस्तान, ठीक है, और यहाँ पे तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो इनमें से आप लोगों ने क्वेश्चन बताना था कि कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कई बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहा, यानी कि यहाँ पे तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान जो रहा इसका सही आंसर। क्लियर। तो यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्रीज जो है अफगानिस्तान के बॉर्डर को टच करती है। तो इंपॉर्टेंट था, मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों ने प्लीज़ ध्यान में रखने हैं। तो वन डे एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। क्लियर। यहाँ पे हम बात करेंगे 2022 का जो फ्रेंच ओपन रहा। तो ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट प्ले अभी कहाँ पे हुआ, जो आप देख सकते हैं फ्रांस में, यानी कि स्ट्रेट रोलैंड गैरोस इन पेरिस फ्रांस में। एगा स्वेटिक जो है इनके द्वारा वुमेन सिंगल्स इवेंट इसको जीता गया, सेकंड फ्रेंच ओपन क्राउन रहा इनका। और हिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट की गई राफेल नेडाल के द्वारा। तो यहाँ पे मेन सिंगल टाइटल जीता गया और इनके द्वारा रिकॉर्ड दर्ज किया गया, 14th फ्रेंच ओपन टाइटल इनका जो है इनके द्वारा जीता गया। राफेल नेडाल की बात करें तो इनका अब का जो रहा 14th फ्रेंच ओपन रहा। तो ये रिकॉर्ड एक्सटेंड हुआ इनका 22 ग्रैंड स्लैम टाइटल जो था। उसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर राफेल नडाल जी की लिस्ट है आपके सामने जो विनर्स रहे फ्रेंच ओपन के 2022 के। मैन सिंगल्स में राफेल नडाल रहे। तो राफेल नडाल कौन सी कंट्री के हैं? ये स्पेन के हैं, याद रखिएगा। रनर अप कैस्पर रुड, रनर अप आप लोगों ने इतना याद नहीं रखना, ऑप्शन में आपको आ सकता है। क्लियर। तो आपने विनर्स याद रखने हैं। तो वुमेन सिंगल्स में इगा स्वेटिक हैं। तो ये इगा स्वेटिक कौन सी कंट्री से हैं? ये पोलैंड से हैं। मेंस डबल में किसके द्वारा जीता गया? तो मार्सेलो के द्वारा जीता गया जो एल सेल्वाडोर से हैं, एंड जीन जूलियन रोजर के द्वारा जो नीदरलैंड से हैं। वुमेन्स डबल्स में कैरोलिन गार्सिया यहाँ की फ्रेंच से है, यानी कि फ्रांस से हैं। कैस्ट्रीना मेल एडोविक ये भी फ्रेंच से है। ठीक है। तो यहाँ पे मिक्स डबल की बात करें तो इना शिभारा, क्लियर, तो ये जापान से हैं। विस्ली यहाँ पे कोफिला ऑफ नीदरलैंड से हैं। क्लियर। तो ये विनर्स हैं जो यहाँ पे फ्रेंच ओपन 2022 के रहे। तो मेजर टेनिस इवेंट्स की अगर बात करें, यहाँ पे एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन रहता है, फ्रेंच ओपन होता है। क्लियर। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड वेबलिंडन ओपन एंड यूएस ओपन है। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखें कि प्ले ग्राउंड एंड कोर्ट्स की बात करें हम लोग, तो प्ले ग्राउंड जो रहता है कोर्ट्स का, तो 4 टूर्नामेंट्स जो उनके अलग अलग कोर्ट्स होते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन जो रहता है वो हार्ड कोर्ट पे प्ले किया जाता है, और फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। वेबलिंडन की बात करें तो ये नेचुरल ग्रास पे खेला जाता है। यूएस ओपन की बात करें तो ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। तो अभी जो ओपन हुआ ये फ्रेंच ओपन हुआ, अभी इसके बाद वेबलिंडन ओपन होगा, तो ये कहाँ पे होता है? यूके में होता है। क्लियर। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो लास्ट जो ओपन रहता है वो है यूएस ओपन। ईयर के स्टार्टिंग में जो रहता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन रहता है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके अलावा हम 2020 के विनर्स भी देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट कब किया गया था? वो 1905 में किया गया था।
तो ये आप लोगों ने याद रखना है। तो 1905 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे जो है कब कब खेला जाता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये मिड जनवरी में खेला जाता है। क्लियर। तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे विनर्स जो रहे हैं, यानी कि 2020 में जो विनर थे वो थे नोवाक जोकोविक थे। क्लियर। और वुमेन्स में सोफियाना कैन। तो नोवाक जोकोविक जो हैं ये सर्बिया से हैं। फ्रेंच ओपन 1891 में स्टार्ट किया गया था। तो ये कब खेला जाता है, अभी यानी कि इसी मंथ में, मई एंड जून में। तो फ्रांस पेरिस में होता है। तो राफेल निडाल जो हैं ये 2020 में भी विनर रहे थे, और ईगा स्वेटेक ये भी 2020 में विनर रही थी। क्लियर। विंबलडन ओपन की बात करें तो 1877 में ये स्टार्ट किया गया। सबसे पुराना विंबलडन ओपन है 1877 में। क्लियर। तो यहाँ पे जो खेला जाता है जून एंड जुलाई, लंदन यूके में। तो ये कैंसिल कर दिया गया था कोविड के ड्यूरेशन में। तो यूएस ओपन की बात करें 1881 में, तो ये अगस्त सितंबर के बीच में खेला जाता है। तो हार्ड कोर्ट में रहता है। तो ये 2020 में जो थे डोमिनिक थैम ऑस्ट्रिया से थे, जिनके द्वारा ये टाइटल जीता गया, और नोमामी ओसाका जापान से। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं माई पैड माई राइट प्रोग्राम। तो सैनिटरी नैपकिन्स की यहाँ पे बात की जा रही है। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम नाबार्ड के नाम से जानते हैं, तो उनके चेयरमैन जिनका नाम है GR चिंताला, इनके द्वारा लॉन्च किया गया माई पैड माई राइट प्रोग्राम। कहाँ पे? ले में। क्लियर। तो ये हमारी यूनियन टेरिटरी भी है। तो प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया बाय नाबार्ड्स नैप फाउंडेशन जो है, विद मशीनरी एंड मटेरियल ऑफ द कॉस्ट ऑफ 7.5 लाख रुपीज़, डॉक्टर GR चिंताला के द्वारा अनाउंस किया गया कि यहाँ पे सेंशन किए जाएंगे 1 लाख से भी ज़्यादा पैसे, जो अपग्रेड करेगा जो मशीनरी है, जो सैनिटरी जो नैपकिन्स हैं वो बनाती है, तो उसके लिए यानी कि उसको अपग्रेड करने की बात की जा रही है, ताकि यहाँ पे जो डिमांड्स हैं सैनिटरी नैपकिन्स की वुमेन्स को लेके, तो वो पूरी की जा सके, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स की जो रहती हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड जो है इसका पहला नाम क्या था? एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्लियर। तो इसको रिप्लेस किसके द्वारा किया गया? नाबार्ड के द्वारा किया गया। तो नाबार्ड की आपने फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्लियर। यहाँ पे फॉर्मेशन कब किया गया? 12 जुलाई 1982 में किया गया। तो ये रेगुलेटरी बॉडी है, हेडक्वार्टर इसके मुंबई में है। आज के टाइम में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको इसके अंडर रखा गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, जो निर्मला सीतारामन जी के अंडर है। तो यहाँ पे चेयरमैन आज के टाइम में है गोविंद रजुलू चिंताला, जिनको GR चिंताला बोला गया है। क्लियर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ले के बारे में। ले जो है, यहाँ पे कैपिटल्स की बात करें तो यूनियन टेरिटरी है ये, इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया 31 अक्टूबर 2019 में। तो कैपिटल जो है इसकी लद्दाख, यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं, लद्दाख की ले है। तो जम्मू एंड कश्मीर इसको बॉर्डर टच करता है यूनियन टेरिटरी का। अगर स्टेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे चाइना का बॉर्डर आप देख सकते हैं। क्लियर। यहाँ से जो पाक ऑक्युपाइड वाला एरिया, वहाँ से अफगानिस्तान बॉर्डर टच करता है। आई होप आपको इतनी क्लियर हुई होगी चीज़ें। तो डिस्ट्रिक्ट आज के टाइम में ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसकी। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है आज के टाइम में वो है राधा कृष्ण माथुर, याद रखिएगा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करें तो जमयांग तिसरिंग हैं। ठीक है। तो ये बीजेपी से हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो ये कहाँ पे है? हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। क्लियर। तो यहाँ पे आप देखें, अगर बात करें हाईएस्ट एलिवेशन, क्लियर, तो वो है सेल तोरो कंगीरी, एंड लोएस्ट एलिवेशन है वो इंडस रिवर है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो लैंग्वेजेस बोली जाती है वो लद्दाखी है, पुर्गी है, एंड बाल्टी लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश भी बोली जाती है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। तो जो आपके टॉपिक्स बचे हैं वो साथ ही साथ आपकी वीडियो आती जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।